हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे आर ओ का प्रैक्टिस सेट। जो पार्ट एक आ गया, ये दूसरा पार्ट है। जो अरिहंत के प्रैक्टिस सेट है उसको लगाएंगे, किसके? अरिहंत के। इसका सेकंड पार्ट है प्रैक्टिस सेट वन का। चलिए देखते हैं। देख, पहला क्वेश्चन, निम्नांकित सागरों में से किसमें न्यूनतम लवणता यानी लोवेस्ट सैलिनिटी पाई जाती है? ऑप्शन ए चीन सागर, बी बेरिंग सागर, सी भूमध्य सागर, डी लाल सागर। तो क्या है, किसमें पाई जाती है सबसे कम न्यूनतम लवणता? ऑप्शन है चीन सागर में। किसमें? चीन सागर, क्योंकि ये एक खुला सागर है, तो इसमें लवणता लोवेस्ट सैलिनिटी पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? क्या गर्म सागरीय धारा है? ऑप्शन ए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, सी बेंगुला धारा, डी पेरू धारा। कौन सी देखने? देखिए, गर्म सागरीय धारा देखना है। तो कौन सी है? ऑप्शन ए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा एक गर्म धारा है, और ये सभी सारी कौन सी है? बेंगुला ठंडी जल धारा है, पेरू ठंडी जल धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र वह है कौन सा? खनिजों का भंडार। ऑप्शन ए ब्राजील का पठार, बी बोलिविया का पठार, सी पेटागोनिया का पठार, डी ओरिनिको बेसिन। तो क्या है? ऑप्शन ए ब्राजील का पठार खनिजों का भंडार है। देखिए, नीचे सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, यानी जनजाति और देश। ऑप्शन ए एक्समो को बोत्सवाना, मसाई सऊदी अरब, बद्दू कनाडा, बुशमैन केन्या। तो देखिए, एक्समो कहाँ की है? कनाडा की। मसाई कहाँ की है? केन्या की। बद्दू बोत्सवाना की। कहाँ की है बद्दू? सऊदी अरब की। बुशमैन बोत्सवाना की। एक्समो कहाँ की है? कनाडा की। मसाई केन्या। बद्दू जनजाति कहाँ की है? बोत्सवाना की। कहाँ की? बोत्सवाना की। बुशमैन, सॉरी, बद्दू कहाँ की? सऊदी अरब की। बुशमैन बोत्सवाना की। यानी ऑफ क्या है? 3 4 2 1, ऑप्शन सी। तो एक्समो कहाँ की है? कनाडा की। मसाई केन्या, बद्दू सऊदी अरब, बुशमैन बोत्सवाना की। नेक्स्ट, सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है कौन सा? जो सार्क देश है उनमें सबसे घना आबाद देश है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी मालदीव। तो क्या है? ऑप्शन ए बांग्लादेश। सार्क देशों में बांग्लादेश सबसे घना देश है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। ऑप्शन ए एल एकिला रोमानिया में एक प्रसिद्ध दुर्ग। कौन? एल एकिला। एल एकिला फ्रांस में भूमध्य सागर के किनारे पर प्रसिद्ध समुद्री बालू तट है। सी एल एकिला फ्रांस का एक प्रसिद्ध दुर्ग है। डी एल एकिला इटली में एक स्थान है। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी एल एकिला इटली में एक प्रसिद्ध स्थान है। क्या? एल एकिला इटली में एक स्थान है। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। ए पृथ्वी का आवर्तन, 2 वायुदाब और हवा, तीसरा महासागरीय जल का घनत्व, चौथा पृथ्वी का परिक्रमण। उपरोक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? कौन सी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं?
तो कौन कौन से करते हैं? ए पृथ्वी का आवर्तन, दूसरा वायु दाब और हवा, तीसरा महासागरीय जल का घनत्व। यानी ऑप्शन बी 1, 2 और 3 महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण नहीं करता, क्या करता है? पृथ्वी का आवर्तन। नेक्स्ट, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? कौन से 80% सक्रिय ज्वालामुखी किन पेटियों में पाए जाते हैं? पहला है अंध महासागरीय पेटी, दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरा परिप्रशांत पेटी, चौथा हिंद महासागरीय पेटी। ऑप्शन है ए 2 और 3, बी 1 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 2। तो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2 और 3 में, यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी, यानी अग्निवलय पेटी है जो परिप्रशांत में, रिंग ऑफ फायर, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी तो वही है, और मध्य महाद्वीपीय पेटी में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जलवायु और शहर। अत्यधिक गर्म चिली, अत्यधिक ठंडा चेरापूंजी, अत्यधिक वर्षा अंटार्कटिका और अत्यधिक सूखा सहारा। तो अत्यधिक गर्म कहाँ पर है? सहारा में। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका में। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती? चेरापूंजी में। कहाँ पर? चेरापूंजी भारत में। अत्यधिक सूखा चिली में। तो क्या है? 4, 3, 2, 1, ऑप्शन बी। देखिए, अत्यधिक गर्म सहारा रेगिस्तान में, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका महाद्वीप, अत्यधिक वर्षा कहाँ पर होती है? चेरापूंजी में, अत्यधिक सूखा कहाँ पड़ती है? चिली में। नेक्स्ट, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किसको? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, सी अनुच्छेद 239 के अंतर्गत, डी अनुच्छेद 219 के अंतर्गत। तो क्या है आंसर? ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। कौन से? 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और पंचायतों का गठन किस में लिखा है? अनुच्छेद 40 में। किसमें? अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल। बी राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त। बी राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त। डी भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के मुख्यमंत्री। तो कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन बी राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है। ऑप्शन ए लोकसभा का सभापति, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी राज्यसभा का अध्यक्ष, डी महान्यायवादी। तो कौन होता है? ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद खाली होते हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल है। क्या भारतीय संविधान में शामिल है? ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां, 371 अनुच्छेद 21 भाग एवं 11 अनुसूचियां, सी 372 अनुच्छेद 20 भाग एवं 7 अनुसूचियां, डी 381 अनुच्छेद 23 भाग एवं 8 अनुसूचियां।
क्या है आंसर? ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट, राज्यसभा में होते हैं। ऑप्शन ए 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बी 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सी 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। डी 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या है आंसर? ऑप्शन सी 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसमें? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, बी लोकसभा के स्पीकर को, सी संसदीय मामलों के मंत्री को, डी भारत के राष्ट्रपति को। तो किसको प्रस्तुत करती? ऑप्शन बी लोकसभा के स्पीकर को। कौन? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को यानी लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। पहला समाजवादी, दूसरा प्रजातांत्रिक, तीसरा सार्वभौमिक और चौथा धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो क्या है? पहला सार्वभौमिक यानी 3, फिर समाजवादी 1, फिर धर्मनिरपेक्ष 4, फिर प्रजातांत्रिक 2 यानी 3 1 4 2। किसमें? 3 1 4 2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 360। तो क्या है आंसर? ऑप्शन ए अनुच्छेद 355। क्या? अनुच्छेद 355 के तहत भारतीय संविधान भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। 352 क्या है? आपातकाल का उपबंध। किसका? आपातकाल का उपबंध। 356 में राष्ट्रपति शासन, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 360 क्या? अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 300 राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। राष्ट्रपति शासन तो कई बार लग चुका है राज्यों में। नेक्स्ट, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? किसके? पंचायत के चुनाव होते हैं, उसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी जिला न्यायाधीश, डी चुनाव आयोग। तो किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन बी राज्य सरकार के द्वारा। और पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। कौन सा? राज्य चुनाव आयोग। और लोकसभा विधानसभा के चुनाव कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग। कौन सा? केंद्रीय चुनाव आयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस, डी रक्षा। तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में? ऑप्शन बी। कौन सा? शिक्षा। ए कृषि किस में है? राज्य सूची। पुलिस राज्य सूची का है। रक्षा केंद्र सूची का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर क्या? भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने का काम आती है? पहला, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना।
तीसरा, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान। चौथा, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन। पांचवा, संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। ऑप्शन है देखिए, 1, 2, 3 और 5, बी 1, 2 और 4, सी 3, 4 और 5, डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा क्या सही है? संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना सही है। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, ये भी सही है। तीसरा, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान, ये भी सही है। चौथा, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन, एक गलत है। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 और 5 किसमें? 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? किसको? राज्यसभा को। ऑप्शन ए, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। बी, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। सी, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना। डी, चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। तो क्या सही है? ऑप्शन बी, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। किसको विशेषाधिकार प्राप्त है? राज्यसभा को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दूसरा, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। तीसरा, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन गलत हैं? तीनों कथन गलत हैं। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती, नहीं राष्ट्रपति भी होता है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। किसके निर्णय क्षेत्र में है? सुप्रीम कोर्ट के। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? किसका स्थगन प्रस्ताव? ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु। बी, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु। सी, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु। डी, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। तो क्या सही है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके? लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा, यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तीसरा, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है। सही कथन चुनना है। तो देखिए, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर्यंत पद धारण करता है, नहीं लोकसभा सदस्य होते हैं।
यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदस्य बन जाना पड़ेगा। एक रहते ये अध्यक्ष के लिए नहीं है। कोई मंत्री अगर वो सदस्य नहीं है तो वो 6 माह के भीतर वो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे चुनाव जीतना पड़े। और यदि त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना हो। ये सही है। तो क्या है? केवल बी ऑप्शन तीसरा सही है। बी सही है, केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो देखिए, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दूसरा, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तीसरा, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। चौथा, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो सही कूट चुनना है। तो क्या भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद? ये सही है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद? ये गलत है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, दो, ये भी गलत है। दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये सही है। यानी 1 और 4 किसमें है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी सबसे लंबी नदी? गंगा। कौन सी? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है? कहाँ पर? भारत में। कौन सा है? ऑप्शन ए मासिनराम। कौन सा? मासिनराम सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। नेक्स्ट, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? किसका? संघ राज्य क्षेत्रों का। तो ऑप्शन ए उपराज्यपाल, बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, सी मुख्यमंत्री, डी उपरोक्त सभी। तो कौन चलाता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन? ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए पहला, जनप्रतिनिधि संसद एवं विधानसभा के वेतनभोगी होने के बावजूद अदालतों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नियम 49 सांसदों एवं विधायकों पर लागू नहीं होता क्योंकि उनका वेतन एवं भत्ता अस्थायी होता है। तो क्या है? ऑप्शन सी दोनों सही है। क्या? जनप्रतिनिधि संसद एवं विधानसभा के वेतनभोगी होने के बावजूद अदालतों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नियम 49 सांसदों एवं विधायकों पर लागू नहीं होता क्योंकि उनका वेतन एवं भत्ता अस्थायी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होती है? किसमें? एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां। दूसरा, भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण। तीसरा, विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां। चौथा, पोर्टफोलियो निवेश। तो सही उत्तर चुनना है। तो कौन सा सही है? और भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनी सही है। भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण, ये भी सही है। विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, तीसरा भी सही है। पोर्टफोलियो निवेश, ये नहीं है। किसमें? प्रत्येक विदेशी निवेश में ये शामिल नहीं है। यानी 1, 2 और 3 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य। किसमें? किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य। पहला, विश्व बैंक निर्धारित करता है। दूसरा, संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं सेवाओं की कितनी मांग है से निर्धारित होता है। तीसरा, संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है। चौथा, संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होता है। सही कथन का चयन करना है। तो देखिए, सभी कथन सही है। विश्व बैंक निर्धारित करता है और
संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मांग है से निर्धारित होता है। संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है और संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होता है, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। ए, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। नहीं, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों का सुनिश्चित करती थी, ये सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है, यानी 2 और 3 ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अनुभव परिवर्तन यानी इनोवेशन परियोजना चलाई जा रही है। इसके कितने घटक हैं? तो कितने घटक हैं? ऑप्शन डी 4 घटक। कितने? 4 घटक। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन में निहित होता है। किसमें? भुगतान संतुलन में। तो क्या होता है? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण, ये सभी भुगतान संतुलन में निहित होते हैं। क्या? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। नेक्स्ट, अब पैकेजिंग संमिश्रण की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि ए, यह उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है। बी, यह उत्पादों को आकर्षक बनाता है। सी, यह उत्पादकों की यानी उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाता है। डी, उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही है? क्या है? ऑप्शन डी सभी सही है। क्या? उत्पादों की सुरक्षा प्रदान करता है, उत्पादों को आकर्षक बनाता है, उनकी विश्वसनीयता बढ़ाता है, यानी सुरक्षा, आकर्षक और विश्वसनीयता बढ़ाता है, तीनों सही है। नेक्स्ट, बैंक दर वह दर है जिस पर ऑप्शन ए, एक बैंक पब्लिक को उधार देता है। बी, RBI पब्लिक को उधार देता है। सी, RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। डी, भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। तो बैंक दर क्या है? RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है। क्या? RBI जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, IBI हो गया, सेंट्रल बैंक, जितने भी जो बैंक हैं इनको RBI उधार देती है। क्या बोलते हैं इन्हें? वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट, व्यय विधि के माध्यम से GNP, क्या GNP की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन ए, सकल घरेलू निजी निवेश। बी, निवल विदेशी निवेश। सी, मूल्य ह्रास व्यय। डी, निजी उपभोग व्यय। तो क्या शामिल नहीं होता है GNP में? ऑप्शन सी, मूल्य ह्रास। क्या? मूल्य ह्रास GNP में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? वह है कौन? विश्व व्यापार संगठन। ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। बी, संयुक्त राष्ट्र संघ का। सी, एक अमेरिकी व्यापार संगठन। डी, गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। तो WTO किसका अंग है? किसका है? गेट का, GATT, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ। ऑप्शन डी, गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नेक्स्ट, भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है, को अधिक और बुद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह है। ऑप्शन ए, कर आय। बी, गैर कर आय। सी, ऋण। डी, अनुदान।
क्या है? ऑप्शन ए कर आय। क्या? कर आय। नेक्स्ट, भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह था? कौन सी उदार औद्योगिक नीति? ऑप्शन डी 1991। कब? 1991 में जो एलपीजी सुधार हुआ था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कब हुआ था? 1991 में। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? किसका? मौद्रिक नीति का। ऑप्शन ए सेबी, बी आरबीआई, सी वित्त मंत्रालय, डी योजना आयोग। तो कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। नेक्स्ट, यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा से सम्मिलित है? ए पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और जीडीपी की विकास दर। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा सही है? पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन, यानी ऑप्शन ए केवल पहला सही है। किसमें? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा कौन? आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन है? जो गांव में आशा होती हैं, स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल, जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना। तीसरा, पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना। चौथा, बच्चे का प्रसव कराना। सही उत्तर चुनना है। तो क्या सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3 सही है। कौन सी? स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल, जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना, पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना। ऑप्शन चौथा गलत है। बच्चों का प्रसव कराना आशा का काम नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? किसके? समावेशी शासन के। ऑप्शन है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। सही उत्तर चुनना है। किसका? समावेशी शासन के अंग है। तो क्या है? ये चारों अंग समावेशी शासन के अंग हैं। ऑप्शन डी सही है। क्या? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, सभी जिलों में जिला योजना समितियां संगठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना और दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। नेक्स्ट, भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला है उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार। दूसरा, यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती। तीसरा, उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसकी वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है।
तो क्या सही है? ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। कौन कौन से? उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसकी वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। और उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। किसमें? भारतीय विधान में उपभोक्ताओं के अधिकारों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए देवा बाराबंकी, आला महोबा, कर्मा मथुरा, कजरी मिर्जापुर। ये क्या है? मेले। तो कौन नहीं है सुमेलित? ऑप्शन सी कर्मा मथुरा का नहीं। कजरी मिर्जापुर में लगता है, आला महोबा में होता है, देवा शरीफ का मेला कहाँ पर लगता है? बाराबंकी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बनरावत, बी थारू, सी सहरिया, डी धुरिया। तो किसकी सबसे ज्यादा? थारू की। किसकी? थारू की। और भारत में सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या है जनजाति में? गौड़ की। सहरिया कहाँ की जनजाति है? ललितपुर जिला की। एक ही ललितपुर जिला में एक ही जनजाति पाई जाती, कौन सी? सहरिया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? थारू जनजाति की। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है? कितनी है? 4। कितनी? ऑप्शन सी 4 है। किसकी? केंद्रीय विश्वविद्यालयों की। नेक्स्ट, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? किसका है सबसे बड़ा उद्योग? ऑप्शन बी हथकरघा। क्या सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है उत्तर प्रदेश का? हथकरघा। और दूसरा है क्या? कृषि। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली पिलग्रिमेज है? ऑप्शन ए सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर, डी देवी पाटन। तो कहाँ पर? ऑप्शन बी कौशाम्बी में। किसकी? बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। कहाँ पर है? कौशाम्बी में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया। ऑप्शन ए 11 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, बी 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, सी 7 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कितने में किया गया? ऑप्शन बी 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में। कितने? 9 जलवायु क्षेत्रों में। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,01,93,422 है। दूसरा, भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 62.37 करोड़ तथा स्त्रियों की संख्या 58.64 करोड़ है। और चौथा, भारत में लिंगानुपात वर्ष 2011 में 933 स्त्री प्रति 1000 पुरुष है। तो देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,01,13,422 है। ये सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये भी सही है। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। और आज जो और वर्तमान समय में कौन सबसे ज़्यादा है? भारत में है जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। ये सही है। तीसरा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 62.37 करोड़, स्त्रियों की संख्या 58.64 करोड़। ये भी सही है। भारत में लिंगानुपात वर्ष 2011 में तो देखिए, भारत में लिंगानुपात वर्ष 2011 में 933 स्त्री प्रति 1000 पुरुष है। तो ये सही नहीं है। कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी 1, 2 और 3 सही है। चलिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लिए थे वो पूरे हो गए। जो RO का प्रैक्टिस सेट है, इसके पार्ट ये दूसरा एक पार्ट हो जाएगा, तो तीसरा आएगा कल आएगा।
और ये ROR और UPPCS के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।